गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो है दो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स की हमने बात की थी बच्चों। एक हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक हमने बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था। और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को लेकर बच्चों ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को जो है हम डिस्कस कर रहे थे। बच्चों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बच्चों एक बार मुझे जल्दी से आप इंडिकेट करेंगे। फिर बच्चों आज जो है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के लास्ट लेक्चर पर आ चुके हैं। बच्चों, मैं आपको टेस्ट का सिलेबस बता देना चाहता हूं। आपका जो टेस्ट होगा बच्चों 16 तारीख को, जो आपका माइनर टेस्ट है बच्चों, उसमें मेरी तरफ से लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर कंप्लीट आ रहा है और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर कंप्लीट आ रहा है। बच्चों, अगले टेस्ट से जो है फिर हम बैक पोर्शन को भी इंक्लूड करना शुरू कर देंगे। बच्चों, अगले माइनर टेस्ट से हम बैक पोर्शन को भी इंक्लूड करना शुरू कर देंगे। तो आज जो है बच्चों हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लास्ट लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों? जल्दी से मुझे इंडिकेट कीजिए, फिर हम बच्चों इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर को जो है डिस्कस करना चाहेंगे। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, एक बार मैं आपको फिर से जो है बच्चों आइडिया देना चाह रहा हूं। आपको पता है बच्चों, मकसद होना चाहिए क्लास के दौरान जो है हमें चैप्टर याद हो जाना चाहिए। बच्चों, एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों सुने, हमने कहा था बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम का मकसद होता है रेस्पिरेशन करवाना। बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे बच्चों, और समय रहते हुए हमारा चैप्टर एक एक शब्द के साथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस ईमानदारी के साथ मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। ध्यान सुनते बच्चों, हमने एक चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बच्चों, जो कंफ्यूजन है मैं दूर कर देता हूं बच्चों। आपका जो माइनर टेस्ट है बेटा वो 16 तारीख को है। कल जो है 15 तारीख है, 16 तारीख को बच्चों आपका माइनर टेस्ट है। मेरी तरफ से जो सिलेबस है, परेशान नहीं होना है, इस बार सिर्फ दो चैप्टर जो है मैं सिलेबस का पोर्शन रख रहा हूं बच्चों। एक लोकोमोशन एंड मूवमेंट जिसमें मसल और स्केलेटल सिस्टम वाला पोर्शन है, और बच्चों हम बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। फिर दोहराता हूं बच्चों, अगले माइनर टेस्ट से हम बैक पोर्शन को भी जो है इंक्लूड करना चाहेंगे ताकि तैयारी हमारी और अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए बच्चों, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के लास्ट लेक्चर को हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूं बच्चों। मकसद जो है वो है क्लास के दौरान जो है चैप्टर याद हो जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सुनिए बेटा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो चैप्टर है इसको हम प्यार से नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। याद कीजिए बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मकसद होता है रेस्पिरेशन करवाना। याद कीजिए, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जाना, एनर्जी का बनना और CO2 का बॉडी से वहां रिलीज होना। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा हर दिन रिवाइज करते हैं इस सोच के साथ कि क्लास के अंदर जो है बायोलॉजी आपको याद हो जानी चाहिए। बाद में बच्चों फिर आप खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पेशली अपने फिजिक्स वाले पोर्शन के अंदर। तो ध्यान सुने बच्चों, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो चैप्टर है इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं बच्चों। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मकसद होता है रेस्पिरेशन करवाना। रेस्पिरेशन का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन का जाना, ग्लूकोज जैसे न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल का इनडायरेक्टली ब्रेक होना और वहां पर बनने वाली CO2 का बॉडी से बाहर रिलीज होना। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा ये जो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस है इसके अंदर जो है 5 स्टेप्स आते हैं, वो स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। फिर हमने बात की थी बच्चों कि GS कार्टर ने रेस्पिरेशन की इस पूरे प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया। याद कीजिए बच्चों, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। बच्चों, सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है, चाहे वो क्रेब्स साइकिल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो सकता है, जिसके मद्देनजर वहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है बेटा उसे तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है, जो कि बॉटनी के अंदर जो है आपको डिस्कस किया जाएगा। तो बच्चों मुझे इस चैप्टर के अंदर दो ही पोर्शन डिस्कस करने हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। पूरा रिवीजन चल रहा है बच्चों, बहुत पॉजिटिव सोच है, मां तक जाना है, एक एक वर्ड क्लियरली सुनाई देना चाहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो बेटा मुझे सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं पढ़ाना है, सिर्फ एक्सटर्नल और इंटरनल पढ़ाना है। याद कीजिए बच्चों, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग भी कहा जाता है, इसी को पल्मोनरी वेंटिलेशन कहा जाता है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बेटा हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, बस मैं हेडिंग बोलूंगा, आप अंदर के मटेरियल को सोचने की कोशिश कीजिए बच्चों। हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा था, थोड़ा सा आप सोच लीजिए बच्चों।
कहाँ डायफ्राम और ईआईसी में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, कब उनमें रिलैक्सेशन हो रहा है, थोड़ा सोचिए बच्चों। याद कीजिए, नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान किसी भी मसल में कॉन्ट्रेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तभी तो बच्चों वो एक पैसिव प्रोसेस होता है जिसके अंदर 3 सेकंड का समय लगता है। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग कहा जाता है, तो हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ चुके हैं। याद कीजिए, हम रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, और एनसीईआरटी ने कहा था ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, तो हम रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग कह दीजिए या रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें बेटा हमने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की बात की थी, हमने डीआरजी वीआरजी की बात की थी, हमने न्यूमोटेक्सिक सेंटर की बात की थी, हमने एक स्टेटमेंट की बात की थी, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हो चुका है बच्चों, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग हो चुका है, और ब्रीदिंग को लेकर जितने भी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज हो सकती हैं बच्चों, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। तो मुझे लगता है बच्चों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है कंप्लीट हो चुका है, आपका भी टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा बच्चों। फिर हमने बात की थी बच्चों इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर 2 सब टॉपिक आते हैं, याद कीजिए। 2 जगह पर गैसेस का एक्सचेंज होता है और बीच में ब्लड के द्वारा गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। बच्चों पिछली क्लास के अंदर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं वो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार आप ऑब्जर्व कर लीजिए बच्चों। याद कीजिए बच्चों, हमने बात की थी एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। बोलने की रफ्तार बहुत धीमी रखना चाहते हैं, एक एक वर्ड आप ध्यान से सुनेंगे बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए। याद कीजिए, एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। और याद कीजिए बेटा, यहां पर जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, अगर माइनर लेयर्स की बात करें तो 5 है, मेजर लेयर की बात करें तो 3 है, ना माइनर बोले ना मेजर बोले, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा 3 लेयर से हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन यानी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनी होती है। मैंने आपको यहां पर डिफ्यूजन कैपेसिटी भी समझाया था बच्चों। डिफ्यूजन कैपेसिटी जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, पर मोस्टली 3 फैक्टर्स जो है वो हमें याद होने चाहिए। मैंने आपको बताया था बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉलिबिलिटी है वो ऑक्सीजन की तुलना में 20 to 25 टाइम्स ज्यादा होती है बच्चों। देखिए, अभी लेक्चर शुरू भी नहीं किया है, पूरा चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं बच्चों। याद कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना ज्यादा होती है बच्चों। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड के द्वारा इजीली हो जाता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिफ्यूजन करने की कैपेसिटी है वो भी ऑक्सीजन की तुलना में बेटा 20 से 25 गुना जो है वो ज्यादा होती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमने पूरा जो है बेटा एनसीईआरटी के फिगर को डिस्कस करने की कोशिश की थी। गैसेस का एक्सचेंज 2 जगह पर देखने को मिलता है, एल्वुलाई लेवल पर और टिश्यू लेवल पर। कंसेप्ट क्या था बच्चों? गैस ऑलवेज डिफ्यूज फ्रॉम इट्स हायर पार्शियल प्रेशर टू इट्स लोअर पार्शियल प्रेशर। तो याद कीजिए बेटा, एनसीईआरटी का ये बॉक्स था, ये हमने पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको याद हो गया होगा बच्चों। एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 PCO2 159 और 0.3, एल्वुलर एयर के अंदर 104 और 40, डी ऑक्सीडेंटेड ब्लड में 40 और 45, ऑक्सीडेंटेड ब्लड के अंदर 95 और 40, और नॉर्मल टिश्यू के अंदर जो है बच्चों 40 और 45 है, ऐसा कुछ। एक्सचेंज ऑफ गैस के बाद बच्चों हमने शुरुआत की थी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। मैंने आपको बताया था बच्चों, ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। याद कीजिए बेटा, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे बच्चों, चैप्टर इजीली कंप्लीट होगा। याद कीजिए, ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है एल्वुलाई से टिश्यू की तरफ, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू से एल्वुलाई की तरफ। याद कीजिए, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन 2 अलग अलग फॉर्म में होता है बेटा। 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होके और 97% थ्रू आरबीसी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जबकि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन 3 अलग अलग फॉर्म में होता है, जिसमें से 77% बच्चों थ्रू प्लाज्मा। उसमें भी याद कीजिए 7% तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर, 70% थ्रू प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो रिमेनिंग बेटा 23% है थ्रू आरबीसी इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। मैंने आपको यह भी समझाया था बच्चों कि अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन बेटा जो है उसमें हीम पार्ट होता है, उसमें ग्लोबिन पार्ट होता है। पूरा समझाया था बच्चों। याद कीजिए, हीम पार्ट से तो ऑक्सीजन बाइंड होती है, बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन,
मकसद बहुत साफ है बच्चों, क्लास में याद हो जाना चाहिए। ऑक्सीजन बाइंड होती है हीम पार्ट से, बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होती है बेटा ग्लोबिन पार्ट से, क्या बनता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। पर मैंने आपको कहा था बच्चों, ऑक्सीजन जुड़ेगी या कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगी, वो किस बात पर डिपेंड करता है, किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। याद कीजिए बेटा, एल्वियोलाई लेवल पर PO2 ज्यादा है, इसलिए यहां पर आकर वो ऑक्सीजन से जुड़ती है और बनता है क्या बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद कीजिए टिश्यू लेवल पर PCO2 ज्यादा है, तो यहां पर ऑक्सीजन तो अलग हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होती है, क्या बनता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और एक और चीज मैंने आपको समझाई थी बच्चों, चाहे वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो चाहे वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन हो, दोनों के दोनों बेटा अनस्टेबल कंपाउंड हैं, क्योंकि अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचकर इनको डिसोसिएट होना होता है, यानी कि टूटना होता है। याद कीजिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन को टिश्यू में जाकर टूटना है बेटा। याद कीजिए ये जो रिएक्शन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटना, डिसोसिएशन, ये टिश्यू लेवल पर होता है। और टिश्यू लेवल पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्यों टूटता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बच्चों। और याद कीजिए जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है वो एल्वियोलाई लेवल पर टूटेगा, क्योंकि यहां PO2 ज्यादा है। तो बेटा समझें, ऑक्सीजन को लोड करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन को अनलोड करते हैं, CO2 को लोड करते हैं, CO2 को ट्रांसपोर्ट करते हैं, CO2 को अनलोड करते हैं। तो क्लियर हो जाना चाहिए, ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने पढ़ा था बेटा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, फिर हमने टॉपिक कंप्लीट किया था दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। एक बार आप ऑब्जर्व कर लीजिए बच्चों, ये जो पोर्शन था सबसे इंपॉर्टेंट था बच्चों, पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं बच्चों। याद कीजिए हमने ऑक्सीजन को लोड किया 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व करके, 97% थ्रू RBC इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर याद कीजिए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और टिश्यू में पहुंचकर उनके PO2 पर डिपेंड करता है कितनी ऑक्सीजन उनको डिलीवर की जाती है। और एक बात तो कंफर्म बच्चों, ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए हर बार हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ना होता है, उसका वियोजन करना होता है, विखंडन करना होता है, डिसोसिएशन करना होता है। याद कीजिए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो PO2 है वो 40 है। तो याद कीजिए जब टिश्यू में PO2 40 होता है, 20 ml में से 5 ml ऑक्सीजन डिसोसिएट करके डिलीवर कर दी जाती है बच्चों। याद कीजिए 20 में से 5 ml डिलीवर हो गई तो डिसोसिएशन हुआ सिर्फ 25%, पर सैचुरेशन कितना रहा है, 75%। तभी तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट याद कीजिए ना बच्चों, एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑक्सीजन टू टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। बाकी याद कीजिए जब PO2 30 है तो 20 में से 10 ml डिलीवर की जाती है, और जब टिश्यू एक्सरसाइजिंग कंडीशन में है, हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया चिल्ला रहा है, तो बेटा उसको सिर्फ 5 ml देने से या 10 ml देने से काम नहीं बनेगा। तो उस केस में 20 ml में से 15 ml डिसोसिएट होकर डिलीवर कर दी जाती है। तो यहां पर डिसोसिएशन जो है वो 75% है और सैचुरेशन जो है वो 25% है। और बेटा इसी को हमने जो है ग्राफिकली भी समझा था। याद कीजिए बेटा ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है या फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, पूरा लेक्चर रिवाइज कर लिया बच्चों। याद कीजिए हमने एक्स एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिखा, जबकि वाई एक्सिस पर हम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन लिख रहे हैं बेटा। यहां पर हम हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से परसेंटेज सैचुरेशन लिख रहे हैं, ना कि डिसोसिएशन। और याद कीजिए यहां PO2 बेटा 104, यानी मैं कह सकता हूं ये एल्वियोलाई है, या PO2 95 है हायर साइड पर, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और याद कीजिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, PO2 ज्यादा है तो वहां तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा ना, तो यहां पर तो रिएक्शन हो रही है Hb प्लस O2 गिव्स HbO2, यानी हम ब्लड में ऑक्सीजन को लोड कर रहे हैं बेटा। और याद करो 100 ml ऑक्सीजन ब्लड में एट द मैक्स 20 ml ऑक्सीजन लोड की जा सकती है। और याद कीजिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन एल्वियोलाई से टिश्यू की तरफ होता है, यानी इस ग्राफ को बेटा हमेशा नीचे से ऊपर नहीं ऊपर से नीचे पढ़ना होता है, और ये एस शेप्ड, इसको हम सिग्मोइड कह सकते हैं बच्चों। आप देखिए 100 ml ऑक्सीजन ब्लड 20 ml ऑक्सीजन लेकर चला, अगर ये पहुंचा बेटा उस टिश्यू के पास जिसमें PO2 40 है, याद कीजिए ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन वाला है, तो याद कीजिए 20 ml में से 5 ml डिसोसिएट होकर चली जाती है, और बेटा डिसोसिएशन 25 हुआ तो सैचुरेशन कितना रहा, 75%।
उम्मीद करता हूं ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा बेटा। और तीनों ही केस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। अब हम आज के लेक्चर की शुरुआत करना चाह रहे हैं। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। इस टॉपिक के अंदर कुछ बातें बची हुई हैं, जैसे एक शब्द मैं आपको समझाता हूं बेटा, वो होता है P50। इसको भी ध्यान समझिए बेटा। P का मतलब है पार्शियल प्रेशर, पूरा लेक्चर रिवाइज करवा दिया बच्चों। P का मतलब तो है पार्शियल प्रेशर, यानी ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जब हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड होगा। बेटा P50 जो है एक स्टैंडर्ड शब्द है, इसको यूज किया जाता है बेटा। बेटा P50 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 50% सैचुरेटेड है। अगर पूरी डेफिनेशन बोलूं, व्हाट इज P50? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड। तो अगर आपसे पूछा जाए बेटा P50 की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए 30 mm ऑफ Hg। आप ध्यान से देखिए, 30 mm Hg PO2 पर हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कितना आ रहा है बेटा, 50%। तो P50 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 50% सैचुरेटेड होता है। तो बेटा 50% सैचुरेशन किस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर है, 30 mmHg। तो उम्मीद करता हूं P50 आपको समझ में आ गया बच्चों। वैसे स्टैंडर्ड शब्द है बच्चों P50, पर अगर मालूम है आपसे रफली ऐसे पूछ लूं कि P25 कितना होगा और P75 कितना होगा, वैसे स्टैंडर्ड शब्द नहीं बच्चों, स्टैंडर्ड शब्द है P50। बेटा एक बात बताओ, P25 का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब होगा, ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जब हीमोग्लोबिन 25% सैचुरेटेड है। और बेटा 25% सैचुरेशन कब होता है, 20 mmHg। तो मैं कह सकता हूं P25 निकल कर आएगा 20 mmHg, और जबकि P75 निकल कर आएगा 40 mmHg। और स्टैंडर्ड शब्द क्या है बच्चों, P50। ये याद होना चाहिए बच्चों। व्हाट इज P50? partial pressure of oxygen at which hemoglobin is 50% saturated. What is P50? ऑक्सीजन का वह आंशिक दाब जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 50% जो है संतृप्त होता है, ऐसा कुछ। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया बच्चों। अब बेटा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक बचा है, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ कर्व। तो अब वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, बेहद इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा बच्चों। ध्यान सुनिए, ये तो बेटा हमारा नॉर्मल ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, समझना, ये नॉर्मल ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। पर कभी कभी क्या होता है बेटा, हमारा जो ये ग्राफ है ये कभी कभी इस तरह से राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। मैं लिख देता हूं बेटा ये राइट शिफ्ट है, या फिर कभी कभी जो हमारा ग्राफ है बेटा ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है इस तरह से, तो ये लेफ्ट शिफ्ट है। पर ध्यान रखिए फिगर गलत हो गया बेटा, कितना ही लेफ्ट शिफ्ट हो जाए 100% से ज्यादा सैचुरेशन तो नहीं होगा, ये कंफर्म बात है। पर चूंकि मैं पुराने ही ग्राफ में आपको मॉडिफाई करके समझाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया बच्चों। तो देखिए कभी कभी हमारा ग्राफ राइट शिफ्ट होता है, कभी कभी वो लेफ्ट शिफ्ट होता है। तो अब ये राइट शिफ्ट कहां जाकर होता है, राइट शिफ्ट क्या इंडिकेट करता है, लेफ्ट शिफ्ट कहां होता है, लेफ्ट शिफ्ट क्या इंडिकेट करता है, आइए उसको अब समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहीं पर लिख देता हूं बेटा, समझिए, मैं बात करता हूं शिफ्टिंग ऑफ कर्व। तो मैं आपको राइट शिफ्ट समझा दूंगा, लेफ्ट शिफ्ट जो बेटा वो आप खुद से जो है उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। यही तो सही तरीका होता है ना बच्चों, स्पून फीडिंग नहीं करनी है। अगर दिल्ली वाली मां तक जाना है बेटा, मैं अगर आपको राइट शिफ्ट समझा दूंगा तो लेफ्ट शिफ्ट आप खुद से इंटरप्रेट कर सकते हैं। मुस्कुराहट के साथ पढ़ेंगे बच्चों। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मान लेते बेटा मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पर मान लेते बेटा लेफ्ट शिफ्ट वाला पॉइंट है, ये नॉर्मल ग्राफ वाला पॉइंट है, और ये राइट शिफ्ट वाला पॉइंट है। आप ध्यान से देखो, इन 3 पॉइंट्स पर अगर देखा जाए तो इस समय PO2 की वैल्यू तो क्या है बेटा, सेम आ रही है, 104 या 95। ध्यान से देखिए बेटा, इन तीनों पॉइंट्स पर अगर देखा जाए तो PO2 की वैल्यू सेम है। पर आप ध्यान से देखिए, PO2 सेम मिलने के बावजूद भी, पर आप देख पा रहे हैं जब राइट शिफ्ट हो रहा है तो सैचुरेशन जो है बेटा वो कम हो रहा है ना। जैसे आप ध्यान से देखिए बेटा, अगर नॉर्मल शिफ्ट पे हमें इतना सैचुरेशन मिल रहा है, फॉर एग्जांपल x, तो आप देखिए जब राइट शिफ्ट हो रहा है ग्राफ तो सैचुरेशन जो है बेटा वो x से कम हो गया ना। तो आप देख पा रहे हैं बेटा, अगर ग्राफ, आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर बहुत स्लो पढ़ेंगे और इस पॉइंट पर PO2 तो हमने सेम ही रखा है बेटा, ग्राफ देखना आना चाहिए। और देखिए बेटा इस PO2 पर नॉर्मल की तुलना में अगर देखा जाए जब राइट शिफ्ट हो रहा है तो सैचुरेशन जो है वो कम हो रहा है।
एंड व्हाट इज सैचुरेशन? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंड होना। याद कीजिए, ऑक्सीजन जितनी ज्यादा हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी उसका सैचुरेशन उतना ज्यादा ही तो होगा बच्चों। जैसे एक ऑक्सीजन जुड़ेगी तो 25% सैचुरेशन, 2 जुड़ेगी तो 50% सैचुरेशन, 3 जुड़ेगी तो 75% सैचुरेशन, 4 जुड़ेगी तो 100% सैचुरेशन। बेटा व्हाट इज सैचुरेशन? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जुड़ना। यानी मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंड होने के लिए एफिनिटी होना। अब आप देखिए, जब राइट शिफ्ट हो रहा है तो सैचुरेशन कम हो रहा है बच्चों, बहुत इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। जब राइट शिफ्ट हो रहा है बेटा तो सैचुरेशन कम हो रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एफिनिटी बेटा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। ऐसा कुछ आप देख पा रहे हैं बेटा, जब राइट शिफ्ट हो रहा है तो नॉर्मल की कंपैरिजन में सैचुरेशन कम हो रहा है। सैचुरेशन कम हो रहा है इसका मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो रही है, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं होना चाहती है। इसका मतलब बेटा ऑक्सीमोग्लोबिन बनेगा या टूटेगा? टूटेगा। यानी राइट शिफ्ट क्या इंडिकेट करता है बेटा? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। राइट शिफ्ट इंडिकेट करता है बेटा डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये एल्वियोलाई लेवल पर होता है या टिश्यू लेवल पर? तो ये होता है बेटा टिश्यू लेवल पर। ये कहां होता है? टिश्यू लेवल पर। याद करो, एल्वियोलाई लेवल पर तो ऑक्सीमोग्लोबिन बनता है, और देखिए बेटा राइट शिफ्ट हो रहा है तो सैचुरेशन कम हो रहा है ना, बहुत इत्मीनान से। और जब सैचुरेशन कम हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की एफिनिटी कम हो रही है। इसका मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं होना चाहती है, यानी वो उससे अलग होना चाहती है। यानी ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट होना चाह रहा है। और ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कहां होता है बेटा? टिश्यू लेवल पर। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे। तो लेफ्ट शिफ्ट के पॉइंट्स आप लिख सकते हो ना बच्चों। जैसे आप देखिए, नॉर्मल की तुलना में अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं तो सैचुरेशन क्या हो रहा है बेटा? ज्यादा। फॉर एग्जांपल यहां एक्स है तो एक्स से तो ज्यादा हो रहा है। यानी बेटा जब लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है वो क्या हो रहा है बेटा? ज्यादा। और सैचुरेशन ज्यादा इसका मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है बेटा, बाइंडिंग एफिनिटी, इसका मतलब वो बढ़ रही है बेटा। और बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ रही है इसका मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होना चाह रहा है। यानी मैं कह सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कहां होता है बेटा? एल्वियोलाई लेवल पर। ये होता है एल्वियोलाई लेवल पर, ऐसा कुछ। तो अगर हम राइट शिफ्ट समझ लेंगे तो लेफ्ट शिफ्ट 100 में आ जाना चाहिए। अब बेटा कौन कौन से फैक्टर हैं जो राइट शिफ्ट करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। पूरी एनसीईआरटी चल रही है बच्चों। जैसे कि पहला फैक्टर समझिए, अगर PO2 कम हो जाए बेटा, PO2 कम का मतलब है ऑक्सीजन ही कम है। मैं आपको कहा था गैस जितनी ज्यादा परसेंटेज में होती है उसका पार्शियल प्रेशर भी उतना ज्यादा। और याद कीजिए बेटा टिश्यू के अंदर PCO2 ज्यादा है, वहां PO2 कम है। और सोचिए अगर PO2 कम है मतलब ऑक्सीजन कम है। एम्स 2015 का क्वेश्चन बेटा, बहुत स्लो पढ़ रहे हैं। अगर PO2 कम है मतलब ऑक्सीजन ही कम है बेटा। और अगर ऑक्सीजन ही कम है तो हीमोग्लोबिन से बाइंड भी कम होगी। जब ऑक्सीजन ही कम है बच्चों तो हीमोग्लोबिन से कम जुड़ेगी, तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से सैचुरेशन कम होगा। और जब सैचुरेशन कम होगा तो ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड, ऐसा कुछ। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की मान लेते बेटा ये नॉर्मल वाला है और ये राइट शिफ्ट वाला है। तो इस पॉइंट पर देखो बेटा, दोनों के लिए PO2 की वैल्यू तो सेम है ना। दोनों का अभी मैंने PO2 सेम दिया है 95 यानी 104। पर ध्यान से देखिए PO2 सेम मिलने के बावजूद भी राइट वाले में सैचुरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब बेटा अब यहां पर ऑक्सीजन जो है, PO2 जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। बेटा आप ध्यान से देखो ना, अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं, इस पॉइंट पर देखो तो PO2 तो दोनों को सेम मिल रहा है। पर PO2 सेम मिलने के बावजूद भी जब राइट शिफ्ट हो रहा है तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कम हो रहा है बच्चों। इसका मतलब अब यहां पर PO2 डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। इसका मतलब अब इस पॉइंट पर कुछ और ऐसे फैक्टर होंगे जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी को डिक्रीज कर रहे होंगे। तो अभी तो मैं कह सकता हूं बच्चों, एनसीईआरटी कहती है द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन या फिर द सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बट देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। ये समझ में आना चाहिए बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इस पॉइंट पर तो PO2 सेम मिल रहा है ना दोनों को, पर फिर भी राइट वाले में सैचुरेशन कम हो रहा है। इसका मतलब यहां पर PO2 जो है बेटा वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। भले यहां पर PO2 तो सेम है
पर यहां पर अब कुछ और ऐसे फैक्टर हैं जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी को डिक्रीज कर रहे होंगे। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं समझना। जैसे मान लो PCO2 अगर ज्यादा हो जाए बेटा, PCO2, और याद करो टिश्यू में PCO2 ज्यादा होता है, और जब PCO2 ज्यादा है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनना चाहता है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों, याद कीजिए टिश्यू लेवल पर PCO2 ज्यादा है तो ऑक्सीमोग्लोबिन वहां पर टूटता है। और बेटा समझें, PCO2 ज्यादा होने की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटना, इसे हम कहते हैं बोहर इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा इसको? बोहर इफेक्ट कहा जाता है। समझा दिया। यानी बोहर इफेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द टिश्यू लेवल ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आप ध्यान से देखो बेटा, इस पॉइंट पर इसको भी PO2 सेम ही तो मिला, पर उसके बावजूद यहां सैचुरेशन कम हो रहा है। इसका मतलब यहां पर अब PO2 डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, कोई और फैक्टर है जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की एफिनिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो वो कौन सा फैक्टर है टिश्यू लेवल पर? PCO2, ऐसा कुछ। और समझिए बेटा, जैसे मान लेते हैं H+ ज्यादा हो जाए, H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा, इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, H+ ज्यादा तो हम कह सकते हैं एसिडिटी ज्यादा, या फिर मैं कह सकता हूं pH कम हो जाएगी ना बेटा। pH जो है वो नेगेटिव लॉग ऑफ H+ है। तो बेटा अगर H+ ज्यादा हो जाता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है, ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाता है? राइट साइड, ऐसा कुछ। और समझे बेटा, एक कंपाउंड होता है 2,3-BPG, बेटा 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। अगर 2,3-BPG बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है, सैचुरेशन कम होता है, ग्राफ किधर शिफ्ट होता है? राइट साइड। बेटा जो 2,3-BPG है ना, ये ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाला एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, ऐसा कुछ। और समझते हैं बेटा, समझें, अगर मान लेते हैं टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, बेटा टेम्परेचर ज्यादा होता है तो भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है, और ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाता है? राइट साइड हो जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट। वैसे इन जनरल हम कहते हैं बेटा, PCO2 ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन अलग हो रही है, बोहर इफेक्ट। H+ ज्यादा होने की वजह से हो रही है, उसको रूट इफेक्ट कह दिया जाता है। नीट लेवल पर हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो ये सारे फैक्टर बेटा जो हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को फेवर करते हैं। बेटा अगर इसको हम मुस्कुराहट से पढ़ना चाहें, जैसे मैं आपको समझाता हूं बच्चों, मकसद जो है वो माँ है, मुस्कुराहट के साथ पढ़ना चाह रहे हैं ताकि कोशिश करें क्लास में याद हो जाए। हीमोग्लोबिन मान लेते हैं बच्चों लड़का है, मकसद छिछोरापन नहीं है, माँ है, मुस्कुराहट के साथ क्लास में याद होना हमारा मकसद होना चाहिए। समझिए बच्चों, मान लेते हैं हीमोग्लोबिन जो है वो लड़का है, ऑक्सीजन जो है वो लड़की है। बेटा लड़के का लड़की से सैचुरेशन मेनली किस बात पर डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ लड़कियां। बेटा लड़कियां जितनी ज्यादा होंगी लड़के से उतना ज्यादा बाइंड होंगी, तो लड़के का सैचुरेशन उतना ही ज्यादा होगा। समझने की कोशिश करें। अब समझो पहला केस, मान लो लड़कियां ही कम हो जाए, बेटा PO2 कम, मुस्कुराहट के साथ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं बच्चों। सोचो ना, अगर लड़कियां ही कम हो जाएं तो अब लड़के से बाइंड होने के लिए कोई है ही नहीं। ये मत बोल देना कि सर लड़का चिपक जाएगा, दोस्ताना नहीं बनाना चाह रहे बच्चों, नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, लिम्बिक सिस्टम। सोचो बेटा अगर लड़कियां ही कम हो जाएंगी तो लड़के से अब कोई बाइंड ही नहीं हो रहा है, तो लड़के का सैचुरेशन कम होगा, ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? राइट साइड। अब आप ध्यान से देखिए, मान लेते बेटा ये नॉर्मल वाला लड़का है और ये राइट शिफ्ट वाला लड़का है। अब ध्यान से देखिए बेटा, इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो दोनों को हमने लड़कियां बराबर दी हैं, यानी PO2 जो है वो सेम दिया ना बेटा, पर उसके बावजूद भी राइट वाले लड़के का सैचुरेशन कम हो रहा है। इसका मतलब लड़की यहां पर अब डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है बेटा। लड़के का लड़की से सैचुरेशन मेनली तो डिपेंड कर रहा है लड़कियां कितनी हैं, पर कुछ और फैक्टर हैं जो उनकी बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं ना। जैसे आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो नॉर्मल वाले हीमोग्लोबिन को और राइट वाले में हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो सेम रखा है, लड़कियां सेम दी हैं, पर फिर भी बेटा राइट वाले का सैचुरेशन कम हो रहा है। इसका मतलब कुछ और फैक्टर हैं जो यहां पर लड़के और लड़की की बाइंडिंग एफिनिटी को कम कर रहे हैं। समझिए, मान लेते बेटा लड़की के साथ में जो है उसके पापा आ गए, पापा मिस्टर बोहर यानी PCO2। समझिए बेटा, अगर मान लेते हैं लड़की के पापा साथ में आ गए तो आप समझ ही रहे हैं बाइंडिंग एफिनिटी लड़के और लड़की की कम हो जाएगी, सैचुरेशन कम होगा, ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? राइट साइड। मान लो बेटा समझो PO2 तो सेम है, पर मान लो लड़की के बड़े भैया आ जाएं, मिस्टर रूट, बड़े भैया आ जाएं H+, आएंगे रूट, तुम दोनों टूट।
तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगी, सैचुरेशन कम है, ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड। मान लो बेटा लड़की के साथ में उसकी मम्मी जी आ जाए, 2,3-BPG मम्मी जी, और अगर लड़की की मम्मी जी आ गई तो सैचुरेशन कम हो जाएगा ना, बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी, सैचुरेशन कम हो जाएगा, ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड। उम्मीद करता हूं 100 में आ रहा है बच्चों। यानी कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंड होना, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से सैचुरेट होना प्राइमरी तो डिपेंड करता है बेटा किस पर, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स आल्सो विच कुड अफेक्ट इट्स बाइंडिंग। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट। तो ध्यान रखना, अगर बड़े भैया आ जाएं PCO2 H+, बाबूजी आ जाएं PCO2, मम्मी जी आ जाए 2,3-BPG, तो ये वो फैक्टर हैं जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी को कम कर देते हैं, लड़के और लड़की की बाइंडिंग एफिनिटी को कम कर देते हैं, सैचुरेशन कम होता है, ग्राफ किधर शिफ्ट होता है बेटा, राइट साइड, ऐसा कुछ। बेटा अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट की बात करूं तो अब तो बहुत आसान है, ये आपको करना है बच्चों। मान लो कि जो है PO2 ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा है, मान लो लड़कियों की आंधी चल रही है, तो वो लड़के से जो है जहां तहां टकरा रही है, मुस्कुराहट के साथ पढ़ रहे हैं, मकसद मां है। सोचो ना, अगर लड़कियां ज्यादा हो जाएंगी, लड़कों को खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, डॉक्टर बनो पहले। मान लो लड़कियां ज्यादा हैं तो जहां देखो तब लड़के से टकराएगी, सैचुरेशन ज्यादा होगा, ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड। अब मान लो बेटा, मान लो पापा नहीं आए, PCO2 कम, बड़े भैया नहीं आए, H+ कम, मम्मी जी नहीं आई, 2,3-BPG कम, फिर तो आप समझ रहे हो, अगर इनमें से कोई भी नहीं आएगा बेटा तो आपको पता है दोनों की बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ेगी, सैचुरेशन ज्यादा होगा, ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड, ऐसा कुछ। H+ कम है तो मैं कह सकता हूं एसिडिटी कम, या फिर मैं कह सकता हूं pH जो है वो ज्यादा, या फिर बेटा टेम्परेचर कम हो जाए, ऐसा कुछ। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन, यानी राइट शिफ्टिंग ऑफ द कर्व, एंड दीज आर द फैक्टर्स फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन, दैट इज लेफ्ट शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। तो बेटा इसी के साथ फाइनली अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों क्लास में आपको याद भी हो गया होगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया है, अब हम पढ़ेंगे बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं बच्चों मैं आपको। वैसे मैं आपको यहां पर कुछ और चीजें बताना चाहूंगा बच्चों, समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों, ये जो है एडल्ट हीमोग्लोबिन का ग्राफ है, एडल्ट, इसको भी समझ लें, एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो अगर बच्चों हम फीटस हीमोग्लोबिन की बात करें, एक एक वर्ड समझाऊंगा बच्चों, तो फीटस हीमोग्लोबिन का जो ग्राफ है वो हमेशा बेटा लेफ्ट साइड आता है। अगर मैं बात करूं फीटस हीमोग्लोबिन के ग्राफ की तो वो आता है बेटा लेफ्ट साइड। इसका रीजन अब मैं आपको समझाता हूं बच्चों, एक एक चीज को समझें बच्चों। एडल्ट हीमोग्लोबिन की तुलना में फीटस हीमोग्लोबिन ग्राफ हमेशा लेफ्ट आता है, रीजन समझिए। चाहे बेटा वो एडल्ट का आरबीसी हो चाहे फीटस का आरबीसी हो, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा, और ग्लाइकोलाइसिस होगा तो मम्मी जी तो बनेंगी, 2,3-BPG तो बनेंगी। और याद करो मम्मी जी जो हैं वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंड होने की एफिनिटी को घटाती हैं। मम्मी जी जो हैं वो जो है, लड़की की मम्मी की बात कर रहा हूं, जो मम्मी जी हैं वो जो है लड़के से लड़की की बाइंडिंग एफिनिटी को घटाती हैं। रीजन, क्योंकि मम्मी जी खुद लड़के से चिपक जाती हैं। मुस्कुराहट के साथ पढ़ सकते हैं पर मकसद मां है, बेटा समझिए। चाहे वो एडल्ट का आरबीसी हो चाहे फीटस का आरबीसी हो, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा, तो बाई प्रोडक्ट में मम्मी जी तो बनेंगी, पर मम्मी जी जो है ना वो जो है लड़की को लड़के से नहीं चिपकने देती है, क्योंकि मम्मी जी खुद लड़के से चिपक जाती है। जो सासू मां है खुद दामाद से चिपक जाती है, यानी 2,3-BPG वो खुद हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है और वो ऑक्सीजन को बाइंड होने से रोकती है। पर कमाल की बात है, जो 2,3-BPG है ना वो फीटस हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं हो पाती है, तो ऑक्सीजन को बाइंड होने से नहीं रोक पाती है।
तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से सैचुरेशन ज्यादा होता है, ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट। रीजन समझाता हूं बच्चों, याद कीजिए। एडल्ट हीमोग्लोबिन की अगर बात करूं बेटा, एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करूं तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, जबकि बेटा फीटस हीमोग्लोबिन होता है 2 अल्फा प्लस 2 गामा, और मम्मी जी बाइंड होती हैं बीटा चेन से। और बेटा देखिए फीटस हीमोग्लोबिन का बीटा चेन है ही नहीं ना, तो यहां मम्मी जी जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो ही नहीं पाती है, और बिटिया जो है ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है, सैचुरेशन जो है वो ज्यादा हो जाता है, ग्राफ शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड। उम्मीद करता हूं समझ में आए। एक और चीज समझिए, ये तो बात हो गई हीमोग्लोबिन की। अगर मैं बात करूं बच्चों मायोग्लोबिन की, तो मायोग्लोबिन का ग्राफ तो बिल्कुल लेफ्ट में आएगा। मतलब हीमोग्लोबिन में देखा जाए तो एडल्ट का राइट है, फीटस हीमोग्लोबिन लेफ्ट है, बहुत आराम से। अगर मायोग्लोबिन की बात करूं, मायोग्लोबिन का ग्राफ बेटा हीमोग्लोबिन से भी लेफ्ट आता है। रीजन समझे, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कम PO2 पर ज्यादा सैचुरेशन किसका होगा, मायोग्लोबिन का। जैसे मान लेते बेटा मैं इस PO2 की बात कर रहा हूं, तो देखो इस PO2 पर मायोग्लोबिन का सैचुरेशन ज्यादा हो जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कम होता है। रीजन समझिए, एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन होते हैं, 4, तो बेटा उसको 100% सैचुरेट होने के लिए कम से कम 4 ऑक्सीजन चाहिए। और बेटा एक मायोग्लोबिन के अंदर एक ही आयरन होता है, तो अगर बेटा अगर सिर्फ एक ऑक्सीजन होगी ना, तो मायोग्लोबिन 100% सैचुरेट हो जाएगा, जबकि उस केस में हीमोग्लोबिन सिर्फ 25% सैचुरेट होगा बेटा। इसका मतलब कम PO2 पर भी ज्यादा सैचुरेशन किसका हो जाता है बेटा, मायोग्लोबिन का। इसलिए मायोग्लोबिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आ जाता है, ऐसा कुछ। तो यहां पर बेटा जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीट होता है। लगे यार, 2-3 शब्द और बताता हूं, एक एक चीज बताऊंगा, सुने। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो बनता है बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद कीजिए अनस्टेबल है, क्योंकि टिश्यू में जाकर इसको टूटना है। हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है तो बनता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। याद करो ये भी अनस्टेबल है, क्योंकि इसको जो है एल्वुलाई में आकर टूटना है। अब बेटा हीमोग्लोबिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़े तो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन अगर ओजोन से जुड़े तो बनता है बेटा मैथमोग्लोबिन, बनता है मैथमोग्लोबिन। एक चीज समझिए, हीमोग्लोबिन में बेटा आयरन किस फॉर्म में होता है, Fe+2, और जब ऑक्सीजन जुड़ती है ना तो वो Fe+2 ही रहता है, यानी उस Fe+2 का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तभी तो ऑक्सीजन बेटा सिर्फ टेम्परेली बाइंड होती है। ऑक्सीजन जो है बेटा वो टेम्परेली जुड़ती है, और जब टेम्परेली जुड़ती है उसे कहा जाता है बेटा ऑक्सीजनेशन। अगर सोचिए ऑक्सीडेशन हो जाता तो वो तो रिएक्ट कर जाती, और रिएक्ट कर जाती बेटा तब तो स्टेबल कंपाउंड बन जाता ना। बहुत आराम से पढ़ रहे हैं बच्चों, तो समझिए। तभी तो एनसीईआरटी कहती है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ए ऑक्सीजनेशन प्रोसेस, यानी ऑक्सीजन जब आती है बस टेम्परेली जुड़ती है बेटा, Fe+2 को ऑक्सीडाइज नहीं करती है, बस टेम्परेली जुड़ती है, तभी तो अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, जरूरत पड़ने पर अलग हो जाती है। पर समझे बेटा, जब ओजोन जुड़ती है तो ऑक्सीडेशन कर देती है, यानी Fe+2 कन्वर्ट्स इनटू Fe+3, और जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बनाती है बेटा, स्टेबल कंपाउंड। तो मैथमोग्लोबिन एक स्टेबल कंपाउंड है। पर समझिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है बेटा ये भी स्टेबल है, पर इसका रीजन अलग है। यहां पर बेटा आपको पता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसकी हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की टेंडेंसी या एफिनिटी ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 300 गुना टाइम ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हो बेटा, मान लेते हैं हीमोग्लोबिन है, सामने ऑक्सीजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, कौन पहले बाइंड हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसकी हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की टेंडेंसी ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 300 गुना ज्यादा है। और बेटा अगर इतनी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, वो हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंटली जुड़ जाती है, स्टेबल कंपाउंड बनाती है, उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो आप कह सकते हो बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन जो है इनको एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है, क्योंकि अगर ये बढ़ गया ना बच्चों तो ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे, तो ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं हो पाएगी ना बच्चों। और ऑक्सीजन अगर बाइंड नहीं हो पाएगी तो याद कीजिए 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट हो जाएगा।
तो हाइपोक्सिया कंडीशन हो सकती है, एस्फिक्सिया कंडीशन हो सकती है, सफोकेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं बेटा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। मैं आपको समय दे रहा हूं बच्चों, आप रिवाइज कीजिए, फिर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन की। मुझे जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए बच्चों, क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्लियर हुआ? क्या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हुआ? मुझे चैट बॉक्स में एक बार जल्दी से लिखकर बताइए बच्चों, फिर हम शुरू करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे चैट बॉक्स में इंडिकेट कीजिए बच्चों। एक बच्चे ने बहुत ही बेहतरीन जो है चीज ऑब्जर्व की है। इस ग्राफ में अगर आप भी ऑब्जर्व कर पाए हो बच्चों, यही तो जानना था कि आप एक एक चीज को ध्यान से देखते हैं बच्चों। इसे मेहनत कहते हैं, इसे डिटर्मिनेशन कहते हैं बच्चों। एक बच्चे ने जो है कमेंट सेक्शन में लिख दिया है, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, जो मैंने ग्राफ बनाया है उसमें कुछ आपको खूबसूरती नजर आ रही होगी बच्चों। क्या आप देख पा रहे हैं बच्चों इस ग्राफ में आपको क्या खूबसूरती नजर आ रही है बच्चों? टॉपिक तो क्लियर हो ही गया है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो इन ग्राफ्स के अंदर आपको जो है हिंदुस्तान दिखाई देगा। इसे मेहनत कहते हैं बच्चों। एक बच्चे ने अब लिखा है वो, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, इस ग्राफ के अंदर जो है आपको हिंदुस्तान दिखाई देगा। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है बच्चों। मैं यहां बैठे बैठे महसूस कर सकता हूं आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट आ गई है हिंदुस्तान को देखकर। हिंदुस्तान है बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लास में ही याद हो जाएगा, आई प्रॉमिस। और वो तो याद होना चाहिए बच्चों आपको कि ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है कहां से कहां बच्चों? टिश्यू से एल्वुलाई की तरफ। और कितने फॉर्म में बच्चों? तीन अलग अलग फॉर्म में, वो आपको याद होना चाहिए बच्चों। तीन अलग अलग फॉर्म के अंदर याद कीजिए। 7% प्लाज्मा से डिजोल्व स्टेट में, 70% थ्रू प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड 23% थ्रू आरबीसी इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब सामने देखिए बेटा, CO2 ट्रांसपोर्ट पढ़ा हूं उससे पहले ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं बच्चों। इसे मेहनत कहते हैं। एक बार ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो है बेटा फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, आप ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन फिर से रिवाइज कर लेंगे, टॉपिक समझ में आएगा, चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी बच्चों। माफी चाहूंगा बच्चों, इनकी फुल फॉर्म नहीं बता पाऊंगा। ये थोड़ा बताऊंगा लेफ्ट एट्रियल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियल राइट वेंट्रिकल, माफी चाहूंगा बच्चों।
कलर कॉम्बिनेशन को भी ऑब्जर्व कीजिए बच्चों। रेड जो है वो ऑक्सीनेटेड को बताएगा और ब्लू जो है वो डीऑक्सीनेटेड को। चलिए बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुरू करें उससे पहले एक बार मैं आपको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जल्दी से रिवाइज करवाता हूं। सही मायने में बच्चों पूरा चैप्टर है हमारा ये। याद कीजिए, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर PO2 159 PCO2.3। ऑक्सीजन से भरपूर हवा अंदर आती है, इसे हम कहते हैं बच्चों इंस्पायरेशन। याद कीजिए, एल्वुलर एयर में PO2 104 PCO2 40। याद कीजिए, ये है पल्मोनरी आर्टरी, कैसा ब्लड लेकर आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, PO2 40 PCO2 45। याद कीजिए, ऑक्सीजन को लोड करेंगे 104 से 40। याद कीजिए बेटा, 3% ऑक्सीजन तो प्लाज्मा में डिसॉल्व कर लेंगे। जो 97% ऑक्सीजन है, 97%, वो जाती है आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। क्या बनता है बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आई थी बेटा पल्मोनरी आर्टरी, निकलेगी पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, PO2 95 PCO2 40। अब मुझे इतना बताइए बच्चों, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है? बेटा ये अनस्टेबल है, क्योंकि टिश्यू में पहुंचकर इसको टूटना है। अब बेटा एक चीज समझिए, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बेटा हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। पर सोचिए बच्चों, इतना भी क्या अनस्टेबल होना। समझिए बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहली बात तो अनस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि टिश्यू में जाकर इसको टूटना है। बेटा अगर ये स्टेबल हो जाएगा तो टिश्यू में टूटेगा ही नहीं, तो हम ऑक्सीजन को फिर डिलीवर कैसे करेंगे? अब चैट बॉक्स से दूर हो जाइए, क्लास में याद हो जाएगा बच्चों। एक चीज समझिए बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन अनस्टेबल होना चाहिए, होता है, पर खास बात क्या है कि हाईली अनस्टेबल है। बेटा सोचो अगर इतना अनस्टेबल होगा और सोचो अगर टिश्यू तक पहुंचने से पहले अगर टूट गया तो हम क्या चाहते हैं, कम से कम ऑक्सी हीमोग्लोबिन इतना स्टेबल हो जाए कि टिश्यू तक पहुंचने से पहले तो ना टूटे। वहां जाकर तो बेटा टूटेगा, क्योंकि वहां पर मम्मी जी हैं 2,3-BPG, वहां पापा जी हैं PCO2, वहां पर भैया जी हैं H+, तो वहां जाकर तो ये टूटेगा ही सही, पर कम से कम रास्ते में तो ना टूट जाए। तो पल दो पल के लिए स्टेबल बनाने के लिए बेटा हम HbO2 को जोड़ देते हैं K+ के साथ, यानी रिएक्शन होती है K+ HbO2 बनता है KHbO2 पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एग्जैक्टली कंसेप्ट ये बेटा। अब देखिए, ऑक्सीजन को लोड कर लिया, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब समझिए, ये ऑक्सीडेटेड ब्लड आया बेटा, कहां पहुंचा है, टिश्यू के पास। मान लेते हैं ये नॉर्मल टिश्यू, याद कीजिए पहला वाला PO2 40 PCO2 45। मुस्कुराहट के साथ क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा, इसे मेहनत कहते हैं बच्चों, ध्यान सुनिए। अब समझिए, मान लेते बेटा ऑक्सीजन को लोड किया, दो अलग अलग फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया। मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐसे आपको मिल भी जाएगा, परेशान ना हो बच्चों। अब देखिए, ये जो आर्टरी है ऑक्सीडेटेड ब्लड लेकर कहां पहुंची, टिश्यू के पास, नॉर्मल टिश्यू बेटा PO2 40 PCO2 45। अब समझिए, मैंने इसके अंदर बेटा आरबीसी बनाई है, आरबीसी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आरबीसी जो होती है बेटा वो नेगेटिव आयंस के लिए परमेबल होती है, उस पर इस तरह से क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के चैनल्स पाए जाते हैं। बेटा पॉजिटिव आयंस के लिए परमेबल नहीं होती है, ऐसा कुछ। अब समझिए बच्चों, मैंने यहां पर इसे डॉटेड लाइन बनाई है, उसके ऊपर मैंने एल्वुलाई लिखा है, नीचे टिश्यू। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि ये एल्वुलाई वाला इलाका है, नहीं, एल्वुलाई वाला इलाका तो वो है, ये टिश्यू वाला है। ऐसा लिखने के पीछे का मकसद ये है कि जब ये ब्लड यहां पहुंचा होगा तो इसके आरबीसी के अंदर एल्वुलाई लेवल पर कुछ रिएक्शन पहले से हो चुकी हैं।
तो वो मैंने यहाँ लिखी, क्या क्या रिएक्शन होगी बेटा, देखो सेम टू सेम यहाँ लिखा है, Hb प्लस O2 गिव्स HbO2, K प्लस प्लस HbO2 गिव्स KHbO2, ब्लड ऑक्सीजनेट हो चुका है, PO2 95, PCO2 40। यानी बेटा जब ये ब्लड टिश्यू में पहुंचा होगा एल्वियोलाई लेवल पर, इसके आरबीसी में कुछ रिएक्शन पहले से हो चुकी हैं, वो मैंने लिखा है बच्चों। अब देखते हैं इस लाइन के नीचे जो भी है वो टिश्यू है, अब देखते हैं टिश्यू में पहुंचकर क्या क्या रिएक्शन होगी। अब आपको क्लास में याद हो जाएगा बच्चों। अब टिश्यू में पहुंचकर क्या क्या रिएक्शन होगी उनको ध्यान से सुनिए। टीशू में पहुंचकर क्या क्या रिएक्शन होगी, पहली बात तो बेटा टीशू में देखो PCO2 ज्यादा है या H प्लस ज्यादा है, मम्मी जी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो टिश्यू में पहुंचकर अब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन टूटेगा बेटा, यानी KHbO2 टूट जाएगा KHb प्लस O2 में। और याद कीजिए ये ऑक्सीजन हाई पार्शियल प्रेशर से लो की तरफ डिलीवर हो जाएगी। अगर मैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात करूं बेटा, तो 100 ml जो ब्लड है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी डिलीवर करेगा, 5 ml ऑक्सीजन। तो ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ऑक्सीजन लोड हुआ, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया, टिश्यू में पहुंचकर देखिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएट किया और ऑक्सीजन को अनलोड कर लिया। यहां तक हम पढ़ चुके हैं बच्चों। अब एक चीज देखिए, जब ऑक्सीजन टूट गई तो ये K प्लस जो है ना, ये भी हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है बेटा, यानी KHb टूट जाता है K प्लस प्लस Hb माइनस। यहां तक हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं बच्चों CO2 की लोडिंग। तो हमें आ जाएगा ऑक्सीजन को लोड किया, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया, ऑक्सीजन को अनलोड किया। अब CO2 को क्या करेंगे बच्चों, लोड करेंगे। और होना भी चाहिए, देखिए यहां PCO2 45 है, ब्लड में 40 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी 45 से 40। अब याद कीजिए जितनी भी CO2 है बच्चों, मान लेते हैं वो 100% CO2, क्लास में ही याद हो जाएगा बेटा। ये जो 100% CO2 है कितने फॉर्म में लेकर जाएंगे इसको, 3 फॉर्म में। अब समझिए CO2 को लोड कर रहे हैं बेटा टिश्यू लेवल पर। अब देखिए इसमें से जो है याद कीजिए 7% जो CO2 है वो तो हमने प्लाज्मा में डिसॉल्व कर ली, ये लो जी, ये प्लाज्मा इधर आरबीसी है, 7% हमने प्लाज्मा में डिसॉल्व कर ली, क्लास में याद हो जाएगा। अब बात करता हूं बच्चों, मैक्सिमम जो CO2 है जाती है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, पर समझना कितनी है, 70%। तो देखो बेटा इस तरह से अब वो आई, देखो 70% CO2, ध्यान से देखना, जाएगी वो प्लाज्मा से, पर पहले ये 70% CO2 कहां चली जाती है बेटा, आरबीसी के अंदर। और आरबीसी एक सेल है बेटा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पानी। तो ये बेटा जो 70% CO2 लिख रहा हूं, देखो 70% CO2 रिएक्ट करती है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। CA का मतलब है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और क्या बनता है बेटा, कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3, H2C और तीनों H2CO3। तो आपने देखा बेटा जो 70% CO2 है अभी वो कहां है, आरबीसी के अंदर बेटा। 70% CO2 अभी इस कार्बोनिक एसिड में छुपी हुई है, क्लास में याद हो जाएगा बच्चों। और ध्यान से देखिए ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस H2CO3 को बनाता भी है, लगे हाथ उसको तोड़ता भी बेटा। यानी यही कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है बेटा, यही कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है, समझें, यही कार्बोनिक एनहाइड्रेस H2CO3 का डिसोसिएशन भी करवा देता है H प्लस प्लस SCO3 माइनस में। तो ध्यान से देखिए वो जो 70% CO2 है अभी वो आरबीसी के अंदर बेटा, पर किस फॉर्म में आ चुकी है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। अब धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट कम है, तो ये बाइकार्बोनेट बेटा हाई कंसंट्रेशन से डिफ्यूज होके कहां आ जाएगा, लो कंसंट्रेशन। यानी बाइकार्बोनेट बेटा आरबीसी से डिफ्यूज होकर ये आ जाएगा प्लाज्मा के अंदर। अब कहानी को सुनते हैं, मकसद है क्लास में याद हो जाए बच्चों, मुस्कुराहट के साथ याद होगा। ध्यान से देखना बेटा, ये बाइकार्बोनेट यानी आप देखो जो 70% CO2 है फाइनली वो जो है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में और कहां आ चुकी है, प्लाज्मा के अंदर। और अब कहानी को सुनते हैं बेटा, ये जो बाइकार्बोनेट है ये नेगेटिव चार्ज है। कैसा है बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो ये बाहर आकर शोर मचाने लग जाएगी, हम नेगेटिव हैं, हमें पॉजिटिव चाहिए। हाँ बच्चों, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल होने के लिए पॉजिटिव चाहिए ना। तो ये बाइकार्बोनेट जो है बेटा ये आरबीसी से डिफ्यूज होकर प्लाज्मा में आ चुकी है, तो ये शोर मचाएगी ना कि हम नेगेटिव हैं, हमें पॉजिटिव चाहिए, हम नेगेटिव हैं, हमें पॉजिटिव चाहिए। मैं परेशान परेशान परेशान, आखिर कहां से लाऊं इसके लिए पॉजिटिव। तो मैंने देखा कि ब्लड प्लाज्मा में मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट है NaCl बेटा, प्लाज्मा के अंदर मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट है NaCl। तो मैंने NaCl से कहा कि अरे ओ NaCl भैया सुनो ना, ऑफलाइन का तड़का ऑनलाइन के बच्चों को ईमानदारी से देना चाह रहे हैं। तो मैंने सोडियम क्लोराइड से कहा अरे ओ सोडियम क्लोराइड भैया सुनो ना, आप तो देखो, आप तो प्लाज्मा के हो, आप तो हमारे घर के हो, देखो ना भैया ये जो बाइकार्बोनेट है अभी ताजा ताजा बनी है,
और ये बाहर आकर यानी आरबीसी से बाहर आकर हमें धमकी दे रही है कि हम नेगेटिव हैं, हमें पॉजिटिव से मिला दो। अरे कहां से लाऊंगा पॉजिटिव? अरे सोडियम क्लोराइड भैया, आप तो घर के हो, आप कुर्बानी दे दो। तो सोडियम क्लोराइड टूटा किसके अंदर? Na++Cl-। और मैंने बाइकार्बोनेट से कहा कि मौका अच्छा है, जल्दी से किस पे लपक लो? सोडियम पर। तो ये सोडियम से रिएक्ट कर जाएगी, क्या बन जाएगा बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ध्यान से देखिए, जो 70% CO2 है वो प्लाज्मा में है, किस फॉर्म में? सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर। अब देखिए बेटा, बाइकार्बोनेट तो सोडियम से चिपक गई, और अब क्लोराइड का दुख सुनिए। हाँ, क्लोराइड भी तो कहेगी कि देखो ना भैया, इस पराई औरत के चक्कर में हमसे हमारा हस्बैंड छीन लिया है। मुस्कुराहट के साथ पढ़ेंगे, पर मकसद मां है बच्चों। अब आप क्लोराइड का दुख तो सुनो। क्लोराइड कहती है हम जो हैं नेगेटिव हैं, हमें पॉजिटिव चाहिए, हम अपने सोडियम के बिना नहीं रह सकते हैं भैया। हमने पूछा ऐसा क्या हो गया है क्लोराइड, तुम सोडियम के बिना क्यों नहीं रह सकती हो? तो क्लोराइड कहेगी अरे कैसे रहेंगे भैया, वही तो था जो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट करता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो क्लोराइड शोर मचाने लगी कि हम भी नेगेटिव हैं, हमें पॉजिटिव चाहिए। मैं परेशान परेशान परेशान, अरे कहां से लाऊं इसके लिए पॉजिटिव? बड़ी मुश्किल से तो इसका हस्बैंड किसी और को चिपका है, अब इसके लिए पॉजिटिव कहां से लेकर आऊं? तो मैंने क्लोराइड को साफ मना कर दिया, देखो क्लोराइड, यहां तो तुम्हें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलेगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? प्लाज्मा में तुम्हारी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, आरबीसी के अंदर तुम्हारी कंसंट्रेशन कम है, तो एक काम करो ना, तुम प्लाज्मा से डिफ्यूज होके कहां चली जाओ? आरबीसी के अंदर, इस तरह से। और तुम अंदर जा सकती हो क्योंकि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है तुम्हारे लिए परमेबल है, यहां पर क्लोराइड के चैनल भी तो हैं बेटा। तो ध्यान से देखिए, तो समझो ये जो क्लोराइड है ये प्लाज्मा से डिफ्यूज होके कहां चली गई? आरबीसी के अंदर। बेटा समझिए, टिश्यू लेवल की बात कर रहा हूं। क्लोराइड जो है प्लाज्मा से कहां चली गई? आरबीसी। इसी को कहते हैं मेरे बच्चों क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट, या फिर इसको कहते हैं बच्चों हैम्बर्गर फिनोमेना। और ध्यान रखिए, क्लोराइड शिफ्ट कहां होता है बेटा? टिश्यू लेवल पर। व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट? द मूवमेंट ऑफ क्लोराइड फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी। प्लाज्मा टू आरबीसी। मैं आपको बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं बच्चों, मैं आपको जो है बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं। हाँ बच्चों, ये वही है, सोडियम राजकुमार है और कल्लो है क्लोराइड। चेहरे पे फिर मुस्कुराहट आ गई। और समझिए बच्चों, ये जो क्लोराइड है प्लाज्मा से डिफ्यूज होकर आरबीसी में चली गई, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं। तो क्लोराइड शिफ्ट भी होता है बेटा बड़े प्यार से, हाँ बड़े प्यार से, P2R प्यार, यानी प्लाज्मा से आरबीसी। अब समझिए, ये क्लोराइड किसकी तलाश में गई थी? एक नए हस्बैंड की तलाश में, एक पॉजिटिव चार्ज की तलाश में। और इसने मोहल्ले में जाके इंक्वायरी की तो इसको पता चला कि दो एलिजिबल हैंडसम बैचलर घूम रहे हैं, एक H+ है और एक K+ है। आप देख पा रहे हैं? तो इसने सोचा कि K+ हमसे दूर है, H+ नजदीक है, चलो उससे जाके जुड़ जाती हूं। ये जैसे H+ से जुड़ने जा रही थी, ब्लड का बफर चिल्लाता है। नाम सुना है बफर बच्चों? जो पीएच को बैलेंस करता है। और आपको पता है ब्लड का पीएच जो है वो स्लाइटली एल्कलाइन होना चाहिए। तो समझिए बेटा, ये जो क्लोराइड है H+ से चिपकने जा ही रही थी कि ब्लड का बफर चिल्लाता है, अरे ना क्लोराइड ना। मुस्कुराहट के साथ सुनिए, वो कह रहा है बेटा अरे ना क्लोराइड ना, अरे क्या कर रही हो तुम? हम जानते हैं तुमसे तुम्हारा सुहाग सोडियम छिन गया है, हम जानते हैं तुम एक नए सुहाग की तलाश में हो, हम जानते हैं तुम पॉजिटिव से चिपकना चाहती हो, पर क्या कर रही हो क्लोराइड? अगर तुम H+ से चिपक जाओगी तो मां कसम तुम्हारा घर तो बच जाएगा, पर मोहल्ले में आग लग जाएगी। बेटा यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा ना, और ब्लड का पीएच तो एल्कलाइन होता है। तो बफर बोलता है कसम है क्लोराइड तुम्हें अपने सोडियम की, तुम्हें H+ से नहीं चिपकोगी, अगर चिपकना है तो K+ से चिपको। तो क्लोराइड बोलती है अपने को तो चिपकना है, अपन K+ से चिपक जाएंगे। तो रिएक्शन होती है K+ प्लस Cl- क्या बनता है? KCl। देखो इसका घर भी बस गया। अब समझिए H+ का दुख समझिए। H+ कहेगा ना, जिसको देखो वो चिपक रहा है, कोई बाहर जाकर चिपक गया है, कोई अंदर आकर हमारी नजरों के सामने चिपक गया है, हमें बहुत बुरा लगता है। तो H+ बोलता है हम भी पॉजिटिव हैं, हमें नेगेटिव से मिलाओ। हमने कहा मारे लपड़ बुद्धि खुल जाए।
अरे तुम शोर मत बचाओ, एक ही ऑप्शन है, तुम किससे चिपक जाओ, Hb माइनस से। तो रिएक्शन होती है H प्लस प्लस Hb माइनस, क्या बनता है बच्चों, HHb, इसे कहते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। तो आप देख सकते हो सबका घर बच चुका है बेटा। अभी तक हम टोटल कितनी CO2 लोड कर चुके हैं, 77%। ध्यान से देखिए, और 77 की 77% कहां है बेटा, अभी प्लाज्मा के अंदर है। अब कितनी बची है बेटा, 23%। कितनी बची है, 23%। आइए उसको लोड करते हैं बेटा। जो रिमेनिंग 23% है, देखिए 23% CO2 वो जाएगी आरबीसी के अंदर, और वो जुड़ जाती है बेटा HHB से। तो क्या बनता है, HHB NHCOOH। इसी को कहा जाता है बेटा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। समझाता हूं ये कैसे बना, ये भी समझो बच्चों। मान लो ये है HHB, इससे मैं जोड़ रहा हूं बेटा CO2 को। क्या मैं CO2 को ऐसे लिख सकता हूं COO? एक एक चीज समझा रहा हूं बच्चों। CO2 को लिख सकता हूं COO। अब देखिए, याद कीजिए, ऑक्सीजन जुड़ती है हीम पार्ट से, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है बेटा ग्लोबिन पार्ट से। और याद कीजिए, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन पार्ट, और प्रोटीन पार्ट में बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन में दो टर्मिनल होते हैं, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल और अमीनो टर्मिनल। तो इस HHB का जो अमीनो टर्मिनल है NH2, उससे जुड़ती है बेटा ये। तो देखिए, यहां से मैं NH2 में से एक H को हटाकर मैंने यहां लगा दिया, तो क्या बन गया, HHB NHCOOH। नाम समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड अटैच्ड विद द अमीनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। उम्मीद करता हूं समझ में आया बच्चों। तो आप देख सकते हैं बच्चों, 100% CO2 हम लोड कर चुके हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन को अनलोड किया, टिश्यू की बात चल रही है, CO2 को लोड किया, आया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब निकलेगा कैसा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें PO2 जो है 40, PCO2 45। अब ये ब्लड CO2 को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। सर्कुलेशन कंप्लीट करते हैं, याद कीजिए। अब ये वेना कावा की मदद से, समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा बच्चों। ये वेना कावा की मदद से कहां पहुंचेगा बेटा, राइट एट्रिया। ये देखो, ये पहुंचा राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी मेरे बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजन ब्लड लेकर वापस कहां आ गई, देखो लंग्स के अंदर, कुछ इस तरह से। मजाक ही मजाक में बेहतरीन पढ़ा दिया बच्चों। अब ध्यान से देखिए, ये जो ब्लड बेटा यहां पर आया है, ये देखिए इस तरह से, ये क्या लेकर आया है, ये बेटा इस तरह से CO2 लेकर आया है, CO2 लेकर। याद कीजिए, 7% CO2 तो प्लाज्मा में डिसॉल्व करके लाया। याद करो, 70% प्लाज्मा में सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, और याद कीजिए 23% आरबीसी के अंदर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में लाया ना बेटा। अब देखिए, ऑक्सीजन को लोड किया, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया, ऑक्सीजन को अनलोड किया, CO2 को लोड किया, CO2 को ट्रांसपोर्ट किया, और यहां पहुंचकर CO2 को बेटा अनलोड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, अनलोड करेंगे। और होना भी चाहिए, याद कीजिए, यहां पर PCO2 45 है, वहां 40 है, कार्बन डाइऑक्साइड अनलोड करेंगे। तो बेटा देखो, 7% CO2 तो सिंपल डिफ्यूजन से चली जाएगी। पर देखिए, जो 93% CO2 बेटा, वो अभी कंबाइंड फॉर्म में, देखो ना, 70% जो है बाइकार्बोनेट के अंदर छुपी हुई है, और 23% जो है बेटा वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है। क्या मैं इन दोनों को कह सकता हूं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग कंपाउंड? बेटा ये दोनों हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग कंपाउंड। बच्चे लिख रहे हैं, जिन टॉपिक्स में आज तक उनको मजा नहीं आया है, पहली बार वो टॉपिक जीवन में समझ में आ रहा है बच्चों। ये सच्चाई है, आप देख सकते हैं बेटा। देखो, ये दोनों कहलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग कंपाउंड। बेटा टिश्यू में ये बने थे, तो एल्विलाई में आकर ये टूटेंगे, और जब ये टूटेंगे बेटा, 70% जो है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट टूटेगा 70% CO2 भी चली जाएगी, और जब कार्ब अमीनो में टूटेगा ये 23% CO2 भी चली जाएगी, और फाइनली हम कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा को बाहर निकाल देंगे। ये प्रोसेस कहलाता है बेटा एक्सपायरेशन। बच्चे लिख रहे हैं, सर वाकई में आज यकीन हो गया, ऐसे लेक्चर्स और ऐसे लेक्चरर्स नसीब से मिलते हैं। सच्चाई है बच्चों। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज समझिए, CO2 को लोड किया जाता है टिश्यू लेवल पर, एल्विलाई लेवल पर उसको अनलोड करेंगे। तो CO2 को लोड करते समय टिश्यू लेवल पर जो भी रिएक्शन होती है, एल्विलाई लेवल पर CO2 को अनलोड करते समय वो सारी की सारी रिएक्शन बेटा रिवर्स हो जाएगी, ऐसा कुछ। तो बेटा मैंने टिश्यू लेवल की रिएक्शन लिखी है, तो एल्विलाई लेवल की नहीं लिखूंगा।
इसका मतलब ये हुआ बेटा, यहां अगर सोडियम बाइकार्बोनेट बना तो वहां टूटेगा, यहां अगर कार्ब अमीनो एसिड बना तो वहां टूटेगा, अगर यहां केसीएल बना वहां केसीएल टूटेगा। यहां बेटा अगर क्लोराइड शिफ्ट हुआ है बड़े प्यार से तो वहां होगा बेटा रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो टेस्ट में और एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा बेटा। बेटा अगर पूछा जाए क्लोराइड शिफ्ट कहां होता है, टिश्यू लेवल। एंड व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट, बड़े प्यार से क्लोराइड का प्लाज्मा से आरबीसी जाना। पर अगर आपसे पूछा जाए एल्वुलाई में क्लोराइड शिफ्ट कैसे होगा, तो आप कह सकते हो आरबीसी से प्लाज्मा में आना। बेटा यहां CO2 को लोड करते समय जितनी भी रिएक्शन हुई, एल्वुलाई में जाकर CO2 को अनलोड करते समय सारी की सारी रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएंगे ना बच्चों, ऐसा कुछ। और देखिए बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग कंपाउंड है, ये एल्वुलाई में जाकर क्यों टूट रहे हैं, क्योंकि यहां PO2 ज्यादा है, और PO2 ज्यादा होने की वजह से इनका एल्वुलाई में जाकर टूटना ये कहलाता है मेरे बच्चों हेल्डेन इफेक्ट। क्या कहलाता है, हेल्डेन इफेक्ट। ये भी समझा दिया। यानी बेटा बोहर इफेक्ट और जो रूट इफेक्ट है वो टिश्यू लेवल पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को समझाते हैं, जबकि हेल्डेन इफेक्ट एल्वुलाई लेवल पर इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग कंपाउंड्स के डिसोसिएशन को समझाता है। और बेटा अब अगर मैं इस टॉपिक की एनसीईआरटी की लास्ट लाइन आपके सामने फेंकूं तो बहुत आसान है। एवरी 100 ml ऑक्सीडेंटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑक्सीजन टू टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। उसी तरह से बेटा एवरी 100 ml डीऑक्सीडेंटेड ब्लड डिलीवर्स 4 ml CO2 टू एल्वुलाई, ऐसा कुछ। तो एनसीईआरटी में बेटा ये CO2 ट्रांसपोर्ट की लास्ट लाइन है। तो आपने देखा बेटा एवरी 100 ml ऑक्सीडेंटेड ब्लड टिश्यू को नॉर्मल कंडीशन में 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है। उसी तरह से बेटा एवरी 100 ml डीऑक्सीडेंटेड ब्लड एल्वुलाई को कितनी CO2 डिलीवर करता है, 4 ml CO2, ऐसा कुछ। तो इसी के साथ बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होता है। मुझे ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया बच्चों। आपके कमेंट्स को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बच्चों, मुझे जल्दी से लिखकर बताइए क्या ये टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया। बच्चों इसी के साथ जो है अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना बच्चों,
ये पूरा चैप्टर है बच्चों, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। याद कीजिए, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं पढ़ना था, हमें क्या पढ़ना था बच्चों? बढ़िया कमेंट आया। बच्चे लिख रहे हैं 5 टीचर से पढ़ा है पर जीवन में पहली बार समझ में आया। अब बच्चों एक चीज समझिए, ये पूरा चैप्टर है ना बच्चों, चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। याद कीजिए, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं पढ़ाना था, एक्सटर्नल इंटरनल पढ़ाना था। पूरा चैप्टर है बच्चों। देखिए, ऑक्सीजन से भरपूर हवा अंदर आ रही है, इंस्पायरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा बाहर जा रही है, एक्सपायरेशन। यही तो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग। फिर याद कीजिए, इंटरनल रेस्पिरेशन में 2 टॉपिक आते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस है ना बेटा, ऑक्सीजन जा रही है, देखिए 104 से 40, और कार्बन डाइऑक्साइड 45 से 40, एल्वियोलाई लेवल पर एक्सचेंज हो रहा है, टिश्यू लेवल पर एक्सचेंज हो रहा है, बीच में हार्ट है। बेटा ये सेम डायग्राम ये रहा ना, पिछली क्लास में हमने इसको ऐसे तो बनाया था। ये देखिए सेम डायग्राम, एल्वियोलाई लेवल पर एक्सचेंज हो रहा है 104 से 40, 45 से 40। और याद कीजिए CO2, यहां पर भी ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है टिश्यू लेवल पर। तो यहां पर बेटा आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी देखने को मिल रहा है। और देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस तो है ही सही ना बच्चों, यहां ऑक्सीजन की लोडिंग हुई, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया, ऑक्सीजन की अनलोडिंग हुई, CO2 को लोड किया, CO2 को ट्रांसपोर्ट किया, CO2 को अनलोड किया बच्चों। बेटा इसी के साथ जो है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी कंप्लीट हुआ। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम देखें तो लास्ट में हमें डिस्कस करने हैं बस कुछ डिसऑर्डर्स बच्चों, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जैसे बच्चों यहां पर हम सिर्फ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हैं बच्चों, डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं, सुने। जैसे एक मैं बात कर रहा हूं पहले, ब्रोंकाइटिस। बेटा आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। वी आर वेरी क्लोज टू द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर बच्चों। आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। अगर ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे कहते हैं बेटा ब्रोंकाइटिस, यानी मैं कह सकता हूं इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। बेटा ब्रोंकाई में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन में आपको बताऊंगा बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर, इसमें आपको पता है रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, हीट रिलीज होती है, पेन होता है बच्चों। तो व्हाट इज ब्रोंकाइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, उसे कहते हैं बच्चों ब्रोंकाइटिस। इसमें बेटा जो है रेगुलर कफिंग होती है, बस एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हैं। अगला बेटा हम डिस्कस करना चाह रहे हैं अस्थमा, हिंदी में इसको कहते हैं दमा। बीमारी में मां है, मां में बीमारी नहीं होनी चाहिए बेटा, मेरे स्टेटमेंट ध्यान सुना कीजिए। बीमारी में मां है, मां में बीमारी नहीं होनी चाहिए। पहले अस्थमा के बारे में समझे बेटा। पहली बात तो ये एक एलर्जिक बीमारी बेटा, एलर्जिक, या हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में समझेंगे, ये एक एलर्जिक बीमारी बेटा। पर समझे यहां पर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ब्रोंक्यूल्स। बेटा अगर सिर्फ ब्रोंकाई के इन्फ्लेमेशन की बात करें तो ब्रोंकाइटिस, अगर ब्रोंकाई के साथ साथ बेटा ब्रोंक्यूल्स में अगर इन्फ्लेमेशन चल जाए तो उसे कहा जाएगा अस्थमा। वही डिफरेंस समझा रहा हूं बच्चों, अगर सिर्फ ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन है, सिर्फ खांसी आ रही है, तब तक ब्रोंकाइटिस है। उसी का बेटा एक एडवांस्ड वर्जन है, एक सीवियर फॉर्म है अस्थमा। पहली बात तो एक एलर्जिक बीमारी है, ह्यूमन हेल्थ में समझेंगे बच्चों। और ध्यान रखिएगा यहां पर ब्रोंकाई के साथ साथ ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अब आपको पता है बेटा, मान लेते हैं ये ब्रोंकाई है, अगर मैं ब्रोंक्यूल्स की बात करूंगा, ब्रोंक्यूल्स, तो याद कीजिए ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर तो और कम हो जाएगा। और इन्फ्लेमेशन के अंदर बेटा क्या होता है, वॉल स्वेल हो जाती है, स्वेलिंग। तो सोचिए अगर ब्रोंक्यूल्स में भी अगर स्वेलिंग हो गई तो ल्यूमेन तो और नेरो हो जाएगा ना बेटा। साथ ही साथ यहां पर क्या होता है, एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रेशन होता है बेटा, एक्सेसिव श्लेष्म, क्योंकि एलर्जी बीमारी है तो एलर्जन की वजह से म्यूकस भी भर जाता है बेटा। इस तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस भर जाएगा। साथ ही साथ यहां पर इन्फ्लेमेशन हो गया तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वॉल मोटी हो जाती है, तो उससे ल्यूमेन नैरो।
और इसमें बेटा ब्रोंकियल जो मसल होती है उनमें स्पाज्म हो जाता है, स्पाज्म, स्पाज्म ऑफ ब्रोंकियल मसल। स्पाज्म का मतलब होता है बेटा सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, यानी अस्थमा बेटा थोड़ी जो है एडवांस लेवल की बीमारी है बेटा। यहां समझे बेटा, एक तो आप देख रहे हैं इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाई के साथ साथ ब्रोंक्यूल्स में हो गया, तो अगर यहां पर सूजन आ गई तो ल्यूमेन और नैरो, वैसे ब्रोंक्यूल्स का ल्यूमेन कम है। साथ ही साथ एलर्जी बीमारी है, एलर्जन की वजह से यहां म्यूकस ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, और साथ ही साथ ब्रोंकियल मसल में से स्पाज्म हो जाता है, तो ल्यूमेन और नैरो। और सोचिए अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का बेटा ल्यूमेन अगर इतना नैरो हो जाएगा तो अब ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है बेटा, अब सिर्फ खांसी नहीं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एनसीईआरटी में लिखा हुआ बेटा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी सांस लेने में और सांस छोड़ने में तकलीफ होने लग जाती है बच्चों। और स्पेशली सांस छोड़ते समय एक अजीब सी घरघराहट की आवाज आती है बच्चों, जिसे कहा जाता है व्हीजिंग साउंड। एक एक वर्ड बच्चों आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, व्हीजिंग साउंड मिलेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मिलेगा, ऐसा कुछ आप चेक कर लीजिए। तो ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया। बात करते हैं बेटा, अगला है एम्फाइसीमा। फिर कह रहा हूं बीमारी में मां है, मां में बीमारी नहीं होनी चाहिए। अरे तो समझिए बेटा, एम्फाइसीमा जो है ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। एनसीईआरटी का वर्ड बेटा, एक होता है एक्यूट जो सडन हो जाता है बच्चों, क्रॉनिक होता है जो लंबे समय से चला आ रहा हो और अब अचानक से वो एक विकराल रूप ले ले। बेटा समझे, एम्फाइसीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर इसका जो एक मुख्य कारण है बेटा वो है सिगरेट स्मोकिंग। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, जो चेन स्मोकर्स होते हैं लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें जो है एम्फाइसीमा देखने को मिलता है, यानी एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है बेटा, एल्वुलर वॉल जो होती है वो डैमेज हो जाती है, तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया होता है वो डिक्रीज हो जाता है बेटा। रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है, उसे कहा जाता है एम्फाइसीमा, सिर्फ एनसीईआरटी। और लास्ट में है बेटा जी ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बेटा, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। अब कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जहां पर काम करने से श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज। बेटा ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर बड़े बड़े पत्थर तोड़े जाते हैं। अब बेटा जहां पर स्टोन ब्रेकिंग होती है वहां के एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं हमेशा वहां के एटमॉस्फेयर में रहेंगे। अब सोचिए अगर किसी का ऑक्यूपेशन है बेटा ऐसी जगह पर काम करना, तो ऐसा थोड़ा ना कि घर आकर सांस लेगा फिर वहां जाके काम करेगा फिर घर आकर सांस लेगा, नहीं बच्चों, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग एक्सपोजर। अगर एक दिन की बात होती तो 100 में आता बच्चों, एनसीईआरटी कहती है लॉन्ग एक्सपोजर। अब देखिए ना, किसी का ऑक्यूपेशन है बेटा, मरता क्या ना करता, उसको डेली वहां नौकरी पर जाना है तो वहीं पर सांस लेगा, तो लंबे समय से क्या होगा, वहां के डस्ट पार्टिकल उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते रहेंगे। बेटा अगर एक आध दिन की बात होती तो जो उसका इम्यून सिस्टम है वो कोप अप कर लेता है। एक एक वर्ड एनसीईआरटी समझा रहा हूं बेटा। पर सोचिए अगर किसी का ऑक्यूपेशन है उसको हमेशा वहीं पर काम करना है, तो जाहिर सी बात है लॉन्ग एक्सपोजर होगा, तो इतने डस्ट पार्टिकल्स उसके लंग्स में एक्यूमुलेट हो चुके होंगे कि अब उसका इम्यून सिस्टम जो है वो कोप अप नहीं कर पाएगा, हाथ खड़े कर देगा कि हमसे तो नहीं हो रहा भैया। तो धीरे धीरे क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, यानी क्रॉनिक की बात कर रहा हूं। और धीरे धीरे बेटा लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है। एनसीईआरटी का वर्ड है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइबर टिश्यू। जैसे बेटा लंग्स के अंदर कोलेजन फाइबर डिपॉजिट हो जाएंगे, और आपको आइडिया हो कोलेजन फाइबर जो होते हैं बेटा वो हार्ड होते हैं, और याद कीजिए लंग्स तो स्पॉन्जी होने चाहिए। अगर कोलेजन फाइबर डिपॉजिट हो गए तो लंग्स का स्पॉन्जी नेचर कम हो जाएगा, तो जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो इफेक्टिवली चेंज नहीं हो पाएगा बच्चों, तो फिर जो है सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो आपने देखा ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हुआ ये उस इंसान के ऑक्यूपेशन की वजह से हुआ है। अब यहां पर हम कह सकते हैं बच्चों प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एनसीईआरटी कहती है ऐसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे वर्कर्स को प्रोटेक्टिव मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए बेटा। तो एक एक वर्ड के साथ जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर जो है वो सक्सेसफुली बच्चों कंप्लीट होता है। आपके टेस्ट का सिलेबस फिर दोहराता हूं बच्चों, लोकोमोशन एंड मूवमेंट कंप्लीट आएगा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो कंप्लीट आएगा। तो बच्चों यहां पर टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट होता है, आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। बच्चों अगली क्लास के अंदर जो है हम एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे,
फिर आगे चलकर हम बड़े बड़े चैप्टर्स को डिस्कस करना चाहेंगे बच्चों। बेटा सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ये सब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स हैं। ये भी सुन ले बेटा, नॉर्मल ब्रीदिंग में डायफ्राम का रोल ज्यादा होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में डायफ्राम का रोल ज्यादा होता है, तो एब्डोमेन वाले पार्ट में मूवमेंट ज्यादा महसूस होते हैं, इसलिए उसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। और बेटा फोर्सफुल ब्रीदिंग में जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल है उन पर लोड ज्यादा हो जाता है, तो फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान इंटरकॉस्टल मसल्स का रोल बढ़ने की वजह से थोरेक्स वाले पार्ट में मूवमेंट ज्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं, इसलिए फोर्सफुल ब्रीदिंग को थोरेसिक ब्रीदिंग कहा जाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया। राइनाइटिस का मतलब होता है बेटा इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज। बेटा जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो मॉड्यूल के एक्सरसाइज में कुछ करेक्शन है, एक बार वो भी देख लेते हैं बच्चों। मॉड्यूल के एक्सरसाइज में बच्चों कुछ करेक्शंस हैं, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। जो आपको पीडीएफ मिला है बच्चों उसमें करेक्शन है, जो आपको हार्ड कॉपी मिलेगी हो सकता है उसमें करेक्शन ना हो, मैं बता देता हूं बच्चों। जैसे कि अगर हम बात करें पेज नंबर की और क्वेश्चन नंबर की बात कर लेंगे, करेक्ट आंसर की बात कर लेंगे। तो बेटा अगर हम देखें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के अंदर पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका करेक्ट आंसर जो है बेटा उसका करेक्ट आंसर बेटा फोर्थ ऑप्शन होगा, उसमें सेकंड दिया हुआ है, फोर्थ होगा। वहीं पर बेटा पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है डायफ्राम में कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो याद कीजिए थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ता है एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में, उसका आंसर 4 दिया हुआ है, सेकंड होगा। वेलकम टू एमजे टॉक्स। बच्चों आज एमजे टॉक्स के माध्यम से कोई मोटिवेशन या कोई इंस्पिरेशनल टॉक लेकर नहीं आया हूं, पर चूंकि आज़ादी की हम बात कर सकते हैं बच्चों, कल जो है 15 अगस्त है बच्चों, हम जो है गणतंत्रता दिवस को जो है सेलिब्रेट करेंगे, तो उसमें आपसे कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा बच्चों जो शायद जीवन में मोटिवेशन भर सकती हैं, हमें इंस्पायर कर सकती हैं। तो बस कुछ पंक्तियां बच्चों आज़ादी के उपलक्ष्य पर, कि कल जो है क्लास के अंदर हमारी मुलाकात नहीं होगी बच्चों, तो बस एमजे टॉक्स के माध्यम से बस कुछ पंक्तियां जो हैं हिंदुस्तान को जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे। आपने सुनी भी होंगी बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई एक खूबसूरत कविता है, उसकी चंद पंक्तियां हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा बच्चों एमजे टॉक्स के माध्यम से। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी।
चमक उठी सन 57 में। वो तलवार पुरानी थी, बूंदेलों हर बोलों के मुंह। हमने सुनी कहानी थी, क्या खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर बस मैं आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर आया हूं बच्चों। कल सुबह जो है 15 अगस्त को 11 बजे बेटा करियरविल परिवार जो है बेहतरीन सरप्राइज जो है अपने सभी बच्चों के लिए लेकर आया है। तो बस मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा, कल बच्चों 15 अगस्त सुबह 11 बजे जो है करियरविल के YouTube चैनल पर हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। हिंदुस्तान के बच्चों के लिए 15 अगस्त पर इंडिपेंडेंस डे पर करियरविल परिवार जो है एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आपके लिए आने जा रहा है। बहुत खूबसूरत सरप्राइज लेकर आपके साथ जुड़ने जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, कल 15 अगस्त जो है सुबह 11 बजे करियरविल के जो हैं YouTube चैनल पर जो हैं आपके लिए एक खूबसूरत सरप्राइज करियरविल परिवार ने रखा है। तो इसी सोच के साथ बच्चों उम्मीद करते हैं कल सुबह 11 बजे आप हमारे साथ जो हैं जरूर जुड़ेंगे। एक खूबसूरत सरप्राइज हिंदुस्तान के एक एक बच्चे के लिए करियरविल जो है गणतंत्रता दिवस पर लेकर आना चाहता है। बच्चों, इसी ख्याल के साथ आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। अगली क्लास में मुलाकात होगी आपके साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक और दिलचस्प चैप्टर के साथ जिसका नाम है बच्चों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। थैंक यू सो मच बच्चों।